ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब देखो, वैसे तो मैं सही बोलूं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, पहले तो ये समझो, फिर क्या है, ये क्या है, वो सारी बात की बात देखेंगे। हमने पिछले उसमें रदरफोर्ड का मॉडल देख लिया, इससे पहले हमने जो भी मॉडल देख लिए सब में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, किसी में बहुत ज्यादा गलती थी, किसी में थोड़ी सी गलती थी। लास्ट हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा, उसमें भी थोड़ा सा एरर था। बट अब जो नया मॉडल आएगा उसको सही होना जरूरी है, और उसके सही होने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स को पढ़ना जरूरी है। और उन्हीं में से एक डिटेल है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये क्या है, ध्यान से सुनते चले जाओ, है कि नहीं। वेव नेचर के बारे में भी बहुत डिटेल में तो तुम्हें अभी धीरे धीरे पढ़ना ही चलेगा। इस क्लास में हम मेजरली बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं थर्मल रेडिएशन क्या होता है। अब इतना तो तुमने पक्का मूवीज वगैरह में देखा ही होगा कि कोई भी गर्म चीज होती है उसके अंदर में से रेडिएशन निकल रहा होता है। इस तरीके की फुटेज देखी होती है, थर्मल कैमरास होते हैं। तो कोई भी चीज गर्म हो, हमारी ह्यूमन बॉडी भी गर्म होती है, तो जो भी चीज गर्म होती है उसमें से रेडिएशन निकल रही होती है। ये नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो कोई बहुत नई चीज है नहीं। और इसका सबसे बढ़िया और प्राइम एग्जांपल तुम ले सकते हो सन गर्म है और उसके सरफेस से रेडिएशन निकल ही रही होती है। और स्पेसिफिकली शायद तुमने यूवी रेडिएशंस का नाम तो सुना ही होगा, इस क्लास में हम उसकी बात भी करेंगे। अब यही चीज है, हमने जब साइंटिस्ट ने थर्मल रेडिएशंस को पढ़ना शुरू किया तब उन्होंने चेक किया कि थर्मल रेडिएशंस में एक्चुअली में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, बेसिकली इसके नाम में ही सारा आंसर है। ये एक ऐसी चीज होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ऐसी चीज है जब भी एक पार्टिकल, कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, मूव नहीं एक्सेलरेट, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही हो घट रही हो तब, तो जब वो एक्सेलरेट करता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और मैग्नेटिकल फील्ड्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाती हैं। तो जब भी एक पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, जब वो एक्सेलरेट करेगा तब उसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। और इन सब चीजों को जब मैं कंबाइन कर देता हूं, कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं सबको कंबाइन कर देता हूं तो हमें मिलता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो फील्ड्स हैं वो इस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं, इस तरीके से फॉर्म होती हैं कि हम उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर कम से कम शब्दों में तुम्हें समझाना चाहूं कि किसी के चार्ज पार्टिकल के मूव होने की वजह से, सिर्फ मूव नहीं एक्सेलरेट होने की वजह से जो वेव बनी, जो फील्ड्स बनी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। वैसे तो सही बोलूं ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है और सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना एक बार में लगभग नॉट पॉसिबल है, और इस क्लास के लिए, जिस क्लास में तुम हो अभी, उतना तो सच में पॉसिबल नहीं है। तो जितनी प्रॉपर्टीज अभी हमें पढ़नी है 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये बोलती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, रेडिएशन जो होती है, वो इंक्लूड करती हैं, और वो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन है वेव का, वो सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, जैसा इस डायग्राम में दिखा हुआ है। अब इस डायग्राम से शायद तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूं। जैसे कि तुम ये देख सकते हो, अब इस वाले केस में हमारे पास मान लो ये डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो देख सकते हो तीनों की तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में हमारी वेव है, वेव की डायरेक्शन मान लो ये है, तो तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हमारे पास ये है, और इसके ऊपर ये जो है ब्लू ब्लू वाले, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, और ये जो ऐसे पिंक पिंक से हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। अब जैसे तुम्हें साउंड है, साउंड जो है वो वैक्यूम में, अगर तुम स्पेस में जाओगे तो तुम्हें आवाज नहीं आती है, तो साउंड भी जैसे एक वेव है बट वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो कहीं पे भी बड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकती है, बल्कि वैक्यूम में तो वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अगली चीज हमारे पास ये है कि जो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनके अगर मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को बदलूं, अब ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है मैं अभी तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स बनाना चाहूं अलग अलग, ऐसा समझ लो इस वेव को खींच के मैं लंबा कर दूं, छोटा कर दूं, लंबा छोटा ऐसे, तो ये करने से मेरे पास अलग अलग टाइप की रेडिएशंस
अलग अलग टाइप की वेव्स बनेंगी, उसको हम, और इन सबको अगर मैं कंस्टिट्यूट करके एक साथ लाना चाहूं तो मुझे मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये सारी बातें अब मैं तुम्हें समझाता हूं। तो अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है। अब इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ऐसा समझ लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मतलब वेव को नापने के लिए कुछ एक कंसीडर चीज है। जैसे हम लोग स्केल से किसी चीज को नापते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नापने के लिए हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। अब बेसिकली जो वेवलेंथ है वो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, ये एक ऐसा समझ लो कि किसी भी वेव की जो लेंथ होती है सिर्फ वही है। अब ये मेरे पास वेव है, अब जैसे देख सकते हो ये एक बड़ी वेव है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये मेरे पास एक छोटी वेव है, तो इसका वेवलेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल सी चीज है और कुछ कोई खास चीज नहीं है ये। तो बड़ी वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है और छोटी वेव का वेवलेंथ कम होता है, बस। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो जैसे यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पे 5 अलग अलग तरीके की वेव्स जा रही हैं। अब मान लो कि ये सारा का सारा वेव इतना ट्रेवल किया है 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, तो ये यहां से लेकर यहां तक मूव कर गए 1 सेकंड में। बट अगर तुम नोटिस करोगे रेड वाली की जो वेव है वो काफी बड़ी है, कह सकते हो उसका वेवलेंथ काफी ज्यादा है। और वही यहाँ पे जो क्या कहते हैं पर्पल वाला है, उसकी वेवलेंथ क्या है, काफी कम है, छोटी छोटी सी वेव्स है उसकी। बट यहाँ पे वेवलेंथ कम होने से एक चीज निकल के आती है और उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बेसिकली कहने का मतलब है कि कौन 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर गया, है ना, ऐसा समझ लो, वाइब्रेट कर गया। अगर तुम नोटिस करोगे कि 1 सेकंड में इसकी 1, 2, 3 और एक आधी सी वेव बनी है, 3.5 4 वेव्स बनी है बस। बट अगर तुम पर्पल वाले को देखो तो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी है। कहने का मतलब है कि इसकी बहुत सारी वेव्स बन गई 1 सेकंड में और इसकी बहुत कम वेव बनी। तो कहने का मतलब है 1 सेकंड में जो जितनी ज्यादा बार वाइब्रेट करता है उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और जो कम करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। कहने का मतलब ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी लो है और नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। सिंपल सी बात है ये, है कि नहीं। तो ऐसा कह सकते हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अपोजिट होते हैं, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी। अब इसको ओवरऑल बोलना आसान है, बट फॉर्मूले में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यूज करके। कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो भी वेव के बारे में हमने बात करी, वो जब वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं, लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं। तो ऐसा भी समझ सकते हो लाइट भी एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। खैर उसके बारे में डिटेल में कहानी मेरे को और बहुत बात बोलनी है, बट अभी बोल नहीं सकता, आगे बोलूंगा। तो लाइट भी एक वेव है, तो वो जो लाइट की स्पीड होती है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं c। अब मान लो अगर c स्पीड ऑफ लाइट है, तो और ये हमारे पास ऐसे म्यू सिंबल होता है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो अगर इन सबको मैं कंबाइन कर दूं तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये सिंपल बेसिक सा एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। c यानी स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा 3 × 10⁸ ही रहता है। चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, है कि नहीं। यहां पे अगर तुम नोटिस करोगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा हो जाएगा, अपोजिट कर दिया। तो तुम देख सकते हो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब बेसिकली क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कहानी है सिर्फ फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जैसे ही तुम कंबाइन करोगे, कह सकते हो एक पूरी की पूरी सीरीज बनाओगे, तो तुम्हें अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलेंगी, पूरी जैसी हमने यहाँ पे एक सीरीज बनाई हुई है। अब इस सीरीज में तुम नोटिस कर सकते हो कि अगर यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाली, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, ठीक है। कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है बट वेवलेंथ बहुत कम है। कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बट वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई है, और यही को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास पूरी टेबल बन गई। अब मैं एक एक एग्जांपल को अलग अलग शो करके दिखाता हूं तुम्हें कैसे। सबसे पहले देखो गामा रेज। ये जो गामा रेज है ये तुमने सुना जरूर होगा, हल्क को जो बनाते हैं, जो हल्क होता है उसको बनाने के लिए यूज होता है। अब तुम्हें पता, जैसे हल्क हरा है तो इसका मतलब गामा रेज भी हरी होंगी, ऐसा नहीं होता। बट ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही हाई होती है, तो काफी डेंजरस होती है, ऐसा समझ सकते हो तुम, है ना। तो ये वाली बात है। उसके
बाद हमारे पास क्या है, एक्सरेज। एक्सरेज तो तुमने पक्का सुनी ही होंगी। एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे कम होती है, गामा रेज से कम होती है, बट वेवलेंथ क्या होता है उससे हाई होता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो यूवी रेज का है। यूवी रेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमें पता है कि जो सन है वो छोड़ता है, जिससे स्किन कैंसर वगैरह होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये वेव्स नजर नहीं आती है, ये सारी विजिबल नहीं है, बट इसके बाद हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हमारे पास विजिबल होती है। ये होती है विजिबल स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब आसपास तुम्हें जितने भी कलर्स नजर आ रहे हैं वो सिर्फ पूरी की पूरी हमारे स्केल जो पट्टी है उसमें से सिर्फ इतना ही कंक्लूड करते हैं। आसपास की जितनी भी लाइट्स तुम्हें नजर आ रही हैं वो सारी की सारी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। तो यहां से समझ जाओ, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और आसपास जो भी कलर नजर आ रहा है सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ही आता है। तो तुम्हारे नजरों में जो कलर का वो रेडिएशन की एक इमेज होगी कि वो बहुत खराब होता है या जो भी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत सारे रेडिएशन ऐसे भी हैं जो हमारे काम के ही होते हैं। कलर नजर नहीं आएंगे तो फिर तो जिंदगी तुम्हें पता ही है कैसी हो गई। अगला हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड, जो कि तुम्हें टीवीज वगैरह में देखने को मिलेंगे। तुम्हारे रिमोट कंट्रोल के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन से ही वो कम्युनिकेट, मतलब एक तरीके से लिंक्ड होता है। तुम्हारे अब तो फोन्स में भी आने लगा, यूनिवर्सल रिमोट होता है उसके अंदर इंफ्रारेड ही होता है। ठीक है ना। अगला हमारे पास माइक्रोवेव है, खाना बनाने वाला जो माइक्रोवेव होता है उसके अंदर भी रेडिएशन होता है। और फाइनली हमारे पास रेडियो वेव्स हैं जो कि रेडियोज में यूज होते हैं। सिंपल सी बात। तो ये है स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने अलग अलग सबको कंक्लूड करके एक पूरी की पूरी एक टेबल बनाई है, ऐसा समझ सकते हो। पूरा का पूरा एक स्केल बनाया जहां में अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस स्केल पे रखा ताकि हम उनको आराम से पढ़ सकें। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग वेवलेंथ पे उनको स्टडी किया जा सके, बस इतना है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।